हेलो मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम वंस अगेन टू पेरेंटिंग मंत्रा। जब भी बच्चा वर्ल्ड में आता है तो हम पेरेंट्स की टेंशन सब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हम ये सोच रहे हैं कि अपने नन्हे मुन्ने का ख्याल कैसे रखें। और हर पेरेंट इस कोशिश में लग जाता है कि उसके हिसाब से वो बेस्ट से बेस्ट दे अपने बच्चों को। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें जिनकी उम्र 0 से 3 मंथ्स है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि हमारी जो इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोस है वो आप तक जरूर पहुंचे। सबसे पहली चीज जो हमें ख्याल रखनी है वो ये है कि जब बच्चा वर्ल्ड में आया है तो उसे मदर मिल्क जरूर मिलना चाहिए। जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, जो थोड़ा गाढ़ा पीला रंग का मिल्क होता है जिसे कॉल्स्ट्रॉम कहते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो फर्स्ट मिल्क बच्चे को जरूर मिले। और जब भी बच्चों को आप फीड कराएं तो मेक श्योर कि बच्चे का जो पोजीशन है वो लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमेशा थोड़ा सा आपको टिल्ट करके रखना है, उनका सर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको रखना है। अगर बच्चे को आप लिटा कर दूध पिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि दूध बच्चे के कान में जा सकता है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी बच्चे को फीड कराएं उन्हें थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में रखें। फीड कराने के बाद बच्चों को बर्प जरूर कराएं। बर्प का मतलब डकार कराना होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। ना कि बल्कि फीड खत्म होने के बाद, बल्कि आपको बच्चों को बीच में भी बर्प कराना चाहिए। लाइक इसको हाफ ऑफ द मिल्क हमने दे दिया है, उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा डकार करा दिया। डकार कराने के लिए आप बच्चे को यहाँ अपने कंधे से लगाएंगे, उसके गर्दन को मेक श्योर कि आप होल्ड करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसकी पीठ को आप सहलाएंगे और बच्चा डकार कर देता है। उसके बाद आप उसको आधा और दूध पिला देंगे। इसको कहते हैं मिड फीड बर्पिंग। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए, तो आप उन्हें बर्पिंग जरूर कराएं। अगर बच्चा डकार नहीं कर रहा है तो आप उसे 15-20 मिनट तक के लिए उसे धीरे धीरे सहलाते रहें। अगर बच्चे ने बर्प नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर बच्चे को आप बर्प नहीं कराएंगे तो वो मिल्क इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि बच्चा स्पिट कर देता है और उसे बहुत ज्यादा कॉलिक पेन हो जाता है। कॉलिक पेन क्या होता है? कॉलिक पेन जो होता है वो बेसिकली आपका पेट में दर्द होना, गैस का बनना, ममोड़ होना, ये सब कॉलिक पेन होता है बच्चों को। इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं और उसको मेडिसिन दे सकती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, वो मेडिसिन आप डॉक्टर से पूछकर बच्चों को दे दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चे को मेडिसिन नहीं देना चाहते हैं कॉलिक के लिए, तो वो कुछ होम रेमेडीज ट्राई करते हैं। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप जो है वो हींग को हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर में अच्छे से डिसॉल्व करके अम्बिलिकल कॉर्ड के चारों तरफ उसको लगा सकती हैं, उससे भी बच्चे को रिलीफ मिलता है। उसके अलावा जो अजवाइन होती है उसकी पोटलीज को भी हल्का गर्म करके उससे भी बच्चे को सेका जाता है, उससे भी बच्चे को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन सच बताऊं तो ये सब मेरे बच्चों के केसेस में तो एटलीस्ट ये सब कुछ भी काम नहीं आया। कॉलिक पेन जो होता है वो बच्चों को होता ही होता है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो धीरे धीरे बन रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है। तो इस टाइम पे बच्चों के लिए फूड को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कॉलिक पेन इट्स वेरी कॉमन इन किड्स और ये अपने आप ही कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। मेरे बच्चों के केसेस में यही हुआ था। बहुत सारी मेडिसिन मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी, मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज ट्राई करी जो बहुत बच्चों को फायदा करती है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और मेरे बच्चे को इसमें से कुछ भी फायदा नहीं करा था और वो खुद ब खुद ही 1 महीने बाद खत्म हो गया था। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो विटामिन डी की ड्रॉप्स। बच्चों में विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसके लिए उनको विटामिन डी की ड्रॉप्स दी जाती हैं। खासकर अगर बच्चा जो है वो मदर्स मिल्क पे है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मदर्स में खुद ही विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो अगर मदर में विटामिन डी की कमी है तो वो मिल्क में नहीं जाएगा, मिल्क में नहीं जाएगा तो वो बेबी को नहीं मिलेगा। तो बेबी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन डी का, अगर वो बेबी को हमें फुलफिल करना है तो उसके लिए हमें बाहर से उसको विटामिन डी की ड्रॉप्स देनी पड़ेगी। आइडियली आजकल हर डॉक्टर जो है वो पहले ही प्रेस्क्राइब कर देते हैं। 3.5 ml बच्चे को रोज दी जाती है। अप टू द एज ऑफ 1 ईयर एटलीस्ट आपको देना ही देना है बच्चे को, और जो आपकी ब्रांड है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लिखवा सकते हैं। अब जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड। बेबीज की जो अम्बिलिकल कॉर्ड्स होते हैं उसमें बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि क्या लगाएं। कुछ लोग होते हैं उसमें पाउडर लगा देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उसमें पीटर क्रीम लगा देते हैं, कुछ कोई ऑइंटमेंट लगा देते हैं, किसी तरह के सॉल्यूशंस लगा देते हैं। तो प्लीज आपको इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको छूना भी नहीं है। इनफैक्ट जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो या बच्चे की ड्रेस चेंज कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें टच ना हो, क्योंकि अगर उसमें ठेस लग जाएगा तो फिर उसको चोट की वजह से पस आ सकता है। तो आपको उसको छेड़ना भी नहीं है, उसमें बिल्कुल भी आपको पानी नहीं लगाना, उसको बिल्कुल ड्राई रखना है। उसके अलावा आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो खुद ब खुद ही
कुछ दिनों के बाद वो निकल जाता है। बहुत सारे बच्चों में जो होता है वो 1 हफ्ते के अंदर निकल जाता है, कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं कई बार। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब वो खुद ही गिर जाएगा उसके बाद भी आपको उसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद पूरी तरह से हील हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें पस आ गया हो तो डॉक्टर की सुपरविजन में आप उसमें कोई ऑइंटमेंट या आप बिटाडिन या आप उसमें पाउडर, जो भी आपके डॉक्टर आपको सलाह दे वो आप उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मसाज। बेबी मसाज कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, आइडियली जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड गिर ना जाए तब तक आपको बेबी का मसाज नहीं करना चाहिए, और जब करें तो बहुत ही हल्के हाथों से करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि बेबी पे बहुत ज्यादा टाइट हाथ से मसाज किया जाता है, जो बेबी के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है। इस टाइम पे बेबी हमारा बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, अगर उस पर प्रेशर डालेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट्स बेटर कि मसाज बहुत स्लोली करें और सर्कुलेटरी मोशन में करने की कोशिश करें। स्पेशली एरिया पे अगर आप मसाज करेंगे तो बच्चे का उससे डाइजेशन अच्छा रहेगा, बच्चा पॉटी अच्छे से करेगा और गैस भी उसकी रिलीज हो सकती है। तो मसाज जब भी करें गुनगुने तेल से करें और मौसम के हिसाब से अपने तेल का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर विंटर्स है तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है कि किस तरह से घर में आप सरसों के तेल को बच्चे की मालिश में इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आपके समर्स हैं तो आप जैतून का तेल या कोकोनट ऑयल या कोई भी अच्छा ब्रांड का आप ऑयल जो आपके बच्चे की स्किन को सूट करे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चों में जो होती है वो कान में ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरे अरशान के केस में था, उसको कान में काफी ईचिंग होती थी। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं, वो बस ड्राइनेस की वजह से बच्चा ईचिंग करता है, तो आप उस एरिया को बस क्लीन रखने की कोशिश करिए और हो सके तो हल्का सा जो बाहर का एरिया है आप उसको हल्का सा मॉइस्चराइज कर दीजिए, उससे उसको अच्छा लगेगा। तो मैंने बस वही किया और थोड़े दिनों के बाद वो खुद ब खुद ही ठीक हो गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर बच्चा ईचिंग कर रहा है तो वो उसमें तेल डाल देते हैं या एक्सटर्नल कुछ और डाल देते हैं। तो प्लीज आप ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा ईचिंग करता है तो इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बेबी छोटा होता है तो उसकी आंखों में काजल लगा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काजल लगाने से आंखें जो है वो बड़ी होने लगती हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर्स बिल्कुल इस चीज को मना करते हैं कि बच्चों की आंखों में काजल बिल्कुल मत लगाइए। उससे क्या होता है कि बच्चों को आई इन्फेक्शन होने का डर होता है, तो ट्राई टू अवॉइड। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रैशेस के बारे में। देखिए, बेबीज जब वर्ल्ड में आते हैं हमें पता है कि उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हम उनको नैपीज में डालें। लेकिन नैपीज में आप उन्हें समर्स में डाल सकती है, विंटर में इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू कि आप उसे नैपीज में डालें। तो बहुत सारे लोग जो है वो डाइपर प्रेफर करते हैं। जब अरशान हुए थे तो उस टाइम में भी विंटर्स था, तो मैंने डाइपर ही प्रेफर करा था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है बार बार नैपीज चेंज करना, बेबीज के लिए भी बहुत मुश्किल होता है बार बार खोलना, और नैपीज पहनाकर आप बेबी को पूरी तरह से कवर भी नहीं कर पाते हो, और डाइपर में बेबी को आप अच्छे से कवर करें। ये एक मजबूरी होती है हमारी कि हम डाइपर पहनाए बेबी को, ताकि बेबी जो है वो अच्छे से कवर्ड हो सके और एक अच्छी नींद ले सके। लेकिन टाइम टू टाइम आपको वो चेक करते रहना है कि बेबी ने कितना पी कर दिया है या उसमें बेबी ने पूप तो करके नहीं छोड़ दिया। सबसे भी रैशेस हो जाते हैं। देखिए, रैशेस को प्रिवेंट करने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, डाइपर पे मैंने एक अच्छी वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहे तो उसे देख सकती हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। डाइपर में अगर हम अच्छी क्वालिटी का डाइपर इस्तेमाल करते हैं और हर डाइपर से पहले अगर हम डाइपर रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल लगा देते हैं तो उससे डाइपर रैशेस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो 0 to 3 मंथ्स में क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं की हुई होती है तो रैशेस होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप बच्चों को नापीज में रखना चाहती हैं तो आप उन्हें बेशक से नापीज में रख सकती हैं, लेकिन मेक श्योर कि नापी जो है वो आपको टाइम टू टाइम चेंज करनी है। गीली नापीज में बच्चा बिल्कुल भी ना रहे ज्यादा देर तक। अगर बेबीज को रैशेस हो गए हैं तो आपको उसे डाइपर नहीं पहनाना है, उसे आपको खुला छोड़ देना है, नापीज में रखना है, क्योंकि एयर इन इटसेल्फ हैज अ हीलिंग कि वो जो है आपके बेबी के जो डाइपर रैश होते हैं उसको वो खुद ब खुद हील कर देता है। तो जब उसमें एयर लगेगा तो वो रैशेस जो है वो अपने आप ठीक होने लगेंगे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है ड्रेसिंग। बच्चों को कैसे कपड़े पहनाएं और कितने कपड़े पहनाएं। देखिए, समर्स में तो ये समझना आसान है कि बच्चे को कितने कपड़े पहना दें, लेकिन विंटर्स में ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। विंटर केयर पे भी एक वीडियो मैंने कर रखी है, आप चाहे तो उसे भी देख सकती हैं, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो विंटर्स में हम कैसे समझे कि बच्चे को कितने कपड़े हमें पहनाने चाहिए। तो हमने जितने कपड़े पहने हैं, जितने कपड़ों में हम कंफर्टेबल हो रहे हैं, उससे हमें एक लेयर एक्स्ट्रा बेबी को पहनानी है ताकि वो उनके लिए कंफर्टेबल हो सके। हमारा अगला पॉइंट है नोज क्लीनिंग।
बच्चों की नोज जो है वो काफी स्टफी हो जाती है कई बार, तो उसको खोलने का जो सबसे नेचुरल और सबसे अच्छा तरीका है वो है स्नीजिंग। जब भी बच्चा स्नीज करता है या छींक मारता है तो वो नाक जो है वो अपने आप ही खुल जाती है। छींक मारने के बाद क्या होता है कि वो जो स्टफी नोज होती है, जो हार्ड सा पार्ट अंदर सब्सटेंस होता है, वो जो है वो कई बार बाहर तो निकल आता है, कई बार जो होता है वो होल के पास अटक जाता है। तो आपको क्या करना है, एक कपड़े को हल्का सा गीला कर लेना है और धीरे से उसको रिमूव कर लेना है, या आप वेट वाइप्स जो होती है, जो बेबी वाइप्स होती है, आप उससे भी उसे धीरे से निकाल सकती है। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी बच्चे का जो नाक है वो बहुत ज्यादा बंद है और बच्चा बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है, तो आप नासोक्लियर का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक एक ड्रॉप आप दोनों नोज में डाल दीजिए, बच्चा बहुत ही रिलीफ फील करेगा और जो भी अंदर सब्सटेंस है वो थोड़ा सा घुल जाएगा। और अगर आप धीरे धीरे उसको ऐसे इस पोजीशन में सर्कुलर मोशन में करेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, फिर आप उसको क्लीन कर सकती हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आई केयर। बेबीज की आईज जो होती है कई बार बहुत वाटरी होती है, कई बार क्या होता है ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो है वो आकर बेबी की आईज को चिपका देता है। तो ये सब क्यों होता है? बेसिकली जब टीयर डक्ट जो होता है बेबीज के वो डेवलप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही नॉर्मल है, आपको इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम से डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे बेबीज में होता है। अशर के टाइम में मैंने इस चीज को फेस किया था। उसके लेफ्ट आई की टीयर डक्ट जो है वो ओपन नहीं हुई थी, उसकी आईज बहुत वाटरी रहती थी और कई बार वो स्टिक हो जाती थी जब वो सुबह सोकर उठता था। तो उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे? आपकी जो ये वाली फिंगर है, दिस वन, ये वाली फिंगर आपको लेनी है। इसको आपको क्या करना है कि आईज का जो ये वाला आपका आप देख रही हैं, ये यहाँ पे आप देखेंगे उठा हुआ सा है, तो आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे 1 2 3 नीचे, 1 2 3 नीचे, और इसी तरह से इस आई में भी आपको करना है। तो ये एक्सरसाइज आप दिन में 2-3 बार करिए, इससे बहुत जल्दी टीयर डक्ट ओपन हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब आई क्लीन कैसे करेंगे? हम क्लीन करने के लिए आप एक बोल में हल्का गुनगुना पानी ले लें। मेक श्योर कि पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गुनगुना पानी लेने के बाद आप कॉटन की बॉल्स ले सकती हैं। कॉटन की बॉल्स को उसमें डिप करके उसको अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। फिर उसको आपको आइस पे धीरे से अंदर से बाहर की तरफ उसे क्लीन करना है, धीरे हाथों से, हल्के हाथों से। इस तरह से एक बॉल से एक आंख क्लीन करनी है, दूसरे बॉल से दूसरी आंख क्लीन करनी है। एक ही बॉल से दोनों आइस कभी क्लीन मत करिएगा, उससे क्या होगा कि एक आंख का इन्फेक्शन जो है वो दूसरी आंख में जाने का खतरा होता है। तो इस चीज को अवॉइड करिएगा और हाइजीन मेंटेन करिएगा। और ये सारा प्रोसीजर करने से पहले अपने हाथों को जरूर क्लीन कर लीजिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉटी से रिलेटेड, जो मुझे लगता है कि 99% पेरेंट्स जिसे लेकर परेशान रहते हैं कि आज बेबी ने पॉटी की है नहीं की है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जब वर्ल्ड में आता है तो बहुत ज्यादा पॉटी करता है, फिर धीरे धीरे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दिन भर में 8 बार पॉटी करते हैं, तो वो भी नॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 6-7 दिन तक पॉटी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नॉर्मल है। एक्चुअली क्या होता है कि स्पेशली जब बेबी जो है वो मदर्स मिल्क में होता है तो वेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि मदर मिल्क में तो बेबी पॉटी नहीं करता है, वो सारा जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस वजह से भी बच्चे पॉटी कम करते हैं। तो अगर 6-7 दिन भी अगर वो पॉटी नहीं कर रहा है तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा दिन तक वो पॉटी नहीं कर रहा और बच्चा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है तो आपको चाहिए कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बच्चों की स्लीप से रिलेटेड। बच्चों को अच्छी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। बच्चे जितना ज्यादा सोएंगे, जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे, उनके लिए उतना ही अच्छा है। अब बच्चों को सुलाएं कैसे? आइडियली तो बच्चे को आपको स्ट्रैडल करके सुलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो अचानक से जो चौंक कर उठते हैं, ये काफी सारे बच्चों में देखा गया है, तो आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी अगर आप उसको स्ट्रैडल करके सुला रहे हैं। कोशिश करिए कि बच्चों को पीठ के बल सुलाइए, और जो नीचे में जो आप तकिए का इस्तेमाल करेंगे वो जो है वो राई की तकिया होनी चाहिए। राई की तकिया आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है और आप चाहे तो उसे घर में भी बना सकती है। बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, बच्चे को पैरवेट भी सुला देते हैं। इट्स गुड। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का क्योंकि सर बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, तो अगर बच्चों को हम एक ही पोजीशन में सुलाते हैं तो बच्चे का सर भी उसी हिसाब से हो जाता है। कभी इधर से दब जाएगा, कभी इधर से, कभी पीछे से, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे को कभी भी एक पोजीशन में नहीं सुलाना चाहिए। बच्चे का टाइम टू टाइम पोजीशन जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। उससे बच्चे का सर जो है वो गोल होता है। अगर आपने उसको करवट सुला दिया है तो मेक श्योर कि वो किसी सुपरविजन में आपने सुलाया है, वहां पे कोई ना कोई मौजूद है उस टाइम में जब भी बच्चा करवट सुला है। क्योंकि अगर बच्चे को आप अकेले में करवट सुलाएंगे और अगर वो किसी तरह से पलट गया तो उसकी नाक दबने के चांसेस हो सकते हैं। अगर नाक दब जाएगी तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कोई ऐसी पॉइंट है जो मुझे इसमें कवर करना चाहिए था और मैं नहीं कवर कर पाई हूँ, तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि सारी कम्युनिटी की
हेल्प हो सके और हमारी सबकी हेल्प हो सके। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी